हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास में एल्कीन्स के बारे में पढ़ेंगे। एल्कीन्स की कुछ केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। ये है एल्कीन्स का पार्ट 10, है ना। इससे पहले हम और काफ़ी रिएक्शंस इसकी कर चुके हैं। आज हम करेंगे एल्काइलेशन ऑफ एल्कीन्स, यानी कि एल्कीन्स पर एल्केन्स का जुड़ना, एडिशन ऑफ एल्केन्स। जैसे कि जब आइसोब्यूटेन के साथ रिएक्ट करे तो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालिस्ट यानी कि हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड, इट गिव्स ऑक्टेन, आइसो ऑक्टेन। तो ये आपका क्या है? ये है आपका आइसोब्यूटाइलिन, है ना। इस पे जब हम आइसोब्यूटेन, ये हमारा आइसोब्यूटेन एसिड की प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है? हमको आइसो ऑक्टेन मिलता है। ऑक्टेन हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो कॉमन नेम में आइसो ऑक्टेन, या हम इसको क्या कहेंगे? 114 ट्राईमिथाइल पेंटेन, 114 ट्राईमिथाइल पेंटेन। ये इसका IUPAC नाम होगा। तो यानी कि जब एल्केन्स पर एल्केन्स का एडिशन होता है तो हमको एल्केन्स मिलते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। इसी तरह एल्कीनाइलेशन ऑफ एल्कीन, यानी कि इसमें हमें एल्कीन को ऐड करना है, या हम ये कहें डाइमराइजेशन ऑफ एल्कीन्स। जैसे कि आइसोब्यूटीन है, आइसोब्यूटीन का जब हम डाइमराइजेशन करेंगे, ये है हमारा आइसोब्यूटीन। आइसोब्यूटीन का जब डाइमराइजेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालिस्ट, या तो ये सल्फ्यूरिक एसिड हो या H3PO4 हो, तो 80 डिग्री सेंट पर ही डाइमराइजेशन हो जाता है और हमको आइसोऑक्टेन के 2 आइसोमर्स का मिक्सचर मिलता है। देखो नीचे कैसे मिलता है ये, नेक्स्ट स्लाइड में देखो। ये है हमारा आइसोप्रोपीन, ये आइसोब्यूटीन। ये आइसोब्यूटीन जब इसके H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो ये डाइमराइज हो जाता है और 2 मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइंड होकर के हमें ऑक्टीन देते हैं, आइसोऑक्टेन। और हमें 2 आइसोमर्स मिलते हैं, ये है 1 2 3, है ना। तो 1 2 3 4, तो 2 4 4 ट्राईमिथाइल पेंटीन 1, एक तो ये मिलेगा, है ना। 244 ट्राईमिथाइल पेंटीन 1, और दूसरा क्या मिलेगा? 244 ट्राईमिथाइल पेंटीन 2, यानी कि 2 आइसोमर्स हैं। तो ये कौन से हुए? पोजीशन आइसोमर्स हुए, जिसमें डबल बॉन्ड की कंडीशन डिफरेंट है। तो इसलिए हमें ये 2 आइसोमर्स मिलते हैं और इन दोनों का ही मिक्सचर मिलता है जब हम एल्कीनाइलेशन करते हैं या हम कहें डाइमराइजेशन करते हैं। तो देखो आप नीचे देखो ये कैसे मिलता कैसे है। ये 3 स्टेप्स में ये रिएक्शन होती है। ये देखिए, ये 3 स्टेप में रिएक्शन होती है। फर्स्ट स्टेप में जो प्रोटॉन है वो एल्कीन पर जुड़ता है। एल्कीन पर जुड़ता है तो हमें ये एक टर्शरी कार्बोनियमाइन मिलता है। अब ये जो टर्शरी कार्बोनियमाइन है ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के द्वारा फ्रेश एल्कीन मॉलिक्यूल पर जुड़ जाता है, और जुड़ जाएगा तो हमको क्या देगा? ये यहाँ से यहाँ जुड़ जाएगा। जब ये यहाँ जुड़ जाएगा तो हमको क्या मिलेगा? ये एक और नया कार्बोनियमाइन मिल जाएगा। अब ये जो कार्बोनियमाइन है ये 2 तरफ से प्रोटॉन रिलीज करेगा, या तो ये इधर से करेगा इस वाले से, जैसा इसमें दिखा रखा है यहाँ पे, या ये इस वाले से करेगा। अगर ये फर्स्ट कार्बन से यानी कि इस वाले से करता है रिलीज, तो क्या होगा? हमको ये मिलेगा
2244 ट्राइमिथाइल पेंटीन 1, है ना। और अगर ये इस वाले प्रोटॉन्स, इस वाले कार्बन से, थर्ड कार्बन से करता है रिलीज प्रोटॉन को, तो हमें क्या मिलेगा, 244 ट्राइमिथाइल पेंटीन 2 सेकेंड पोजीशन पर डाउन आएगा। तो इस तरीके से जब एल्किनाइलेशन होगा तो हमें या डाइमराइजेशन होगा तो हमको एल्कीन्स मिलेंगे, और ये जो एल्कीन है हमें दो एल्कीन्स का मिक्सचर मिलेगा जो कि एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे या पोजीशन आइसोमर्स होंगे। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड ऑन एल्कीन। एल्कीन्स पर फॉर्मेल्डिहाइड का एडिशन भी एसिड की प्रेजेंस में होता है। एसिड कैसे होता है ये देखो, ये रहे। पहले जब इसमें प्रोटॉन एल्डिहाइड पर जुड़ा, ये हमारा प्रोटॉन एसिड का, ये एल्डिहाइड पे जुड़ा तो हमें ये मिला। अब ये जो है क्या करेगा, इसमें ये दो आइसोमेरिक फॉर्म में रहेगा। ये जो कार्बोनियम, जो पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ पर था ऑक्सीजन पर, वो कहाँ, इधर भी आ सकता है। तो ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो ये इस तरीके से दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में रहेगा। अब ये जो इस स्ट्रक्चर में कार्बोनियम आयन में बन जाएगा, ऑक्सोनियम आयन की जगह कार्बोनियम आयन बन गया। अब ये जो कार्बोनियम आयन है ये एल्कीन पर फिर से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के द्वारा जुड़ेगा। तो ये है हमारा एल्कीन। एल्कीन पर ये कार्बोनियम आयन रिएक्ट करेगा। तो कैसे करेगा, CH2OH यहाँ जुड़ जाएगा, जो एल्कीन का डबल बॉन्ड था, तो यहाँ जुड़ गया और हमको ये पूरा ऐसे मिल गया। तो इस तरीके से हमें अल्कोहल मिल गया। अब ये जो अल्कोहल है इस पर फिर से ये प्रोटॉन को लिबरेट करेगा, यहाँ से ये प्रोटॉन को लिबरेट करेगा और वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा। वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा तो OH यहाँ पे आ जाएगा और हमको क्या मिल जाएगा, 1,3-डाइऑल। और ये 1,3-डाइऑल फिर से एक फ्रेश फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा और हमको मिल जाएगा ये वाला एसीटल। ये साइक्लिक एसिटल मिल जाएगा इस तरीके से। तो क्या हुआ, पहले हमारा फॉर्मेल्डिहाइड, इस पर प्रोटॉन एसिड के साथ रिएक्शन किया तो ये ऑक्सोनियम आयन बन गया। ये ऑक्सोनियम आयन फिर से ऑक्सोनियम आयन रेजोनेट होगा, रेजोनेट होके कार्बोनियम आयन में चेंज हो जाएगा। ये कार्बोनियम आयन हमारे एल्कीन पर जुड़ेगा और हमें एक कार्बोनियम आयन मिलेगा, दूसरा फ्रेश कार्बोनियम आयन मिलेगा। इस कार्बोनियम आयन पर फिर से वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा और एक प्रोटॉन निकल जाएगा और हमको 1,3-डाइऑल मिल जाएगा। ये 1,3-डाइऑल फिर से एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके इस तरीके से साइक्लिक एसिटल बना देगा। इसी तरह अगर एथिलीन के साथ रिएक्शन कराएं तो एथिलीन जब एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो 1,3-डाइऑल यानी कि ये मिलेगा हमें, ये प्रोपेन-डाइऑल, 1,3-प्रोपेन-डाइऑल मिलेगा। ये फिर से एक रिएक्शन के साथ में रिएक्शन करके साइक्लिक कंपाउंड बना देगा जिसको हम कहते हैं 1,3-डाइऑक्सेन। 1 और 3 है ना, 1 और 3 डाइऑक्सोएन है ना। तो इस तरीके से हो गया 1,3-डाइऑक्सेन, हमें इस तरीके से मिल जाएगा। यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड के साथ फॉर्मेल्डिहाइड्स के साथ रिएक्शन करके हमें या तो डाइऑक्सेन मिलेंगे या साइक्लिक एसिटल मिल जाएंगे। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्योंकि एल्कीन्स में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं तो ये आसानी से ऑक्सीडाइज होते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहाँ अटैक करता है, डबल बॉन्ड पर अटैक करता है और हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो डिपेंड करता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। इसी तरह जैसे कि अगर हम ओजोन के साथ रिएक्शन करते हैं तो पहले क्या होता है, एक ओजोनाइड बन जाता है। ओजोन जो है डबल बॉन्ड पर जुड़ जाती है, ये देखो ओजोन जो है डबल बॉन्ड पर जुड़ जाती है और हमें क्या मिलता है, ओजोनाइड। ये ओजोनाइड की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये यहाँ से इस तरीके से टूटता है ऐसे और 2 कार्बोनाइल कंपाउंड्स हमको दे देता है और ये H2O2 में यहाँ पे बदल जाती है, ये रही।
ये H2O2 बन जाता है। तो इस तरीके से जब ओजोन के साथ रिएक्शन तो इसको हम क्या कहते हैं, ओजोनोलाइसिस, यानी कि पहले ओजोन बनते हैं तो ओजोनाइड बनता है और फिर हमें 2 कार्बोनाइल कंपाउंड्स मिलते हैं। बाकी ये दोनों जो भी होंगे ग्रुप वही होंगे, हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन और कोई एल्काइल ग्रुप होगा तो वो एल्काइल। जैसे कि एथीन है, एथीन की हम ओजोन के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या होगा, पहले इथाइल ओजोनाइड बन गया ये, फिर की हाइड्रोलिसिस करी तो क्या हो गया, हमें क्या मिल गया, फॉर्मेल्डिहाइड। ये दोनों क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, मीथेनल। तो ये मिथेनल में जाता है। और फिर जो जिंक होता है, जिंक की प्रेजेंस में ये H2O2 जो बना था हमारा ये वाला, ये वापस से जिंक ऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह इसकी ओजोनोलाइसिस हो गई। इसी तरह हाइड्रोक्सिलेशन, एल्कीन रिएक्ट्स विद एल्कलाइन KMnO4, एल्कलाइन KMnO4 के साथ जब रिएक्शन करता है तो हमें क्या मिलता है, 1,2-डाइऑल मिलता है, या हम कहें ग्लाइकॉल्स मिलते हैं और हमें सिस मिलते हैं, मतलब दोनों जो OH हैं वो सेम साइड पे होते हैं, है ना। तो ये एल्कलाइन KMnO4 के साथ रिएक्शन ये इस काम में भी आती है कि ये डबल बॉन्ड की या अनसैचुरेशन को चेक करने के भी काम में आता है, क्योंकि जब ये कोई एल्कलाइन KMnO4 के सॉल्यूशन में डाला जाता है तो KMnO4 यूज़ हो जाता है, तो KMnO4 यूज़ होने पर उसका कलर गायब हो जाता है। तो इस तरह इसके डीकलराइजेशन से हमें ये पता लगता है कि किसी कंपाउंड में अनसैचुरेशन है क्या। रिएक्शन कैसे होती है, ये आपका एल्कीन है, ये KMnO4 के साथ रिएक्शन करता है, तो ये जो MnO4 आयन है परमैग्नेट, ये यहाँ जुड़ जाता है इससे डबल बॉन्ड पे, और डबल बॉन्ड पे जुड़ जाता है और हमें ये इस तरीके से एस्टर देता है। ये एस्टर जब इसकी हार्डनेस होती है तो ये फिर वही यहाँ पे इस तरह टूट जाता है और ये हमें ग्लाइकोल दे देता है। सेकंड पोजीशन पर दोनों जगह 1,2 पर डाइऑल आ जाता है, एल्कीन मिल जाता है वापस से, और हमको KMnO4 के साथ यानी कि ये मिल जाता है 1,2-डाइऑल। यानी कि अगर हम एल्कीन की रिएक्शन किसी KMnO4 से कराते हैं तो 1,2 पोजीशन पर जहाँ पर जो डबल बॉन्ड था उस डबल बॉन्ड की जगह दोनों कार्बन पर एक OH जुड़ जाता है, जिसको हम 1,2-डाइऑल्स कहते हैं, और ये दोनों ही सिस एडिशन होता है, यानी कि जो हाइड्रोक्सी ग्रुप्स हैं वो सेम साइड पे होते हैं। जैसे ये साइक्लिक में भी पाया जाता है, सिन हाइड्रोक्सिलेशन भी कहते हैं इसको। जैसे साइक्लोपेंटीन है, साइक्लोपेंटीन हमारा ये रहा, जब इस साइक्लोपेंटीन पर KMnO4 रिएक्ट करेगा तो पहले तो ये परमैग्नेट आयन बनेगा, और ये जो परमैग्नेट आयन होगा ये फिर वापस से करके हमें 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाएंगे, तो सिस 1,2 साइक्लोपेंटीन डाइऑल मिल जाएगा, सिस यानी कि OH दोनों सेम साइड पे मिलेंगे। नेक्स्ट है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड भी इसका ऑक्सीडेशन करता है, और उसी तरह पहले तो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड हमारे डबल बॉन्ड पे जुड़ जाता है इस तरीके से, है ना, और फिर जब इसकी हाइड्रोलिसिस होती है सोडियम बाइसल्फाइड के प्रेजेंस में तो हमें ये 2 OH ग्रुप मिल जाते हैं एल्कीन के डबल बॉन्ड के जगह पर दोनों कार्बन पर, और इसमें भी सिस एडिशन होता है और हमें 1,2-डाइऑल मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है एल्कीन अगर पर ऑक्साइड्स के एसिड्स में रिएक्शन करे, पर एसिड्स के प्रेजेंस में, कि एल्कीन अगर सोडियम पर एसिड के उसमें रिएक्शन करे तो हमें डाइऑल मिलता है, लेकिन वो ट्रांस मिलता है। जैसे कि अगर पर बेंजोइक एसिड के साथ ये रिएक्शन करे ये एल्कीन, तो पहले तो हमें ऑक्सीजन मिलेगा, ये पहले तो हमें ऑक्सीजन मिलेगा पर एसिड, पर बेंजोइक एसिड की प्रेजेंस में, ये एक ऑक्सीजन दोनों डबल बॉन्ड पे जुड़ जाएगी यहाँ पर। और फिर ये इसकी जब हाइड्रोलिसिस होगी तो हमें 2 OH मिलेंगे, लेकिन दोनों ट्रांस साइड पे होंगे, यानी कि अपोजिट साइड पे होंगे, तो हमें ट्रांस 1,2-डाइऑल मिलेगा। जैसे कि परफॉर्मिक एसिड है,
पर फॉर्मिक एसिड यानी कि 99% H2O2 और फॉर्मिक एसिड जब इसके साथ रिएक्शन करता है तो ये इसको हम बोलते हैं पर फॉर्मिक एसिड। ये HCOOOH है ना। तो पहले ऑक्सीजन जुड़ेगा यहाँ जुड़ जाएगा ऑक्सीजन जुड़ के फिर क्या होगा, जब उसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो हमें इन दोनों पर एक एक OH ग्रुप, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे, यानी कि प्रोपेन डाइऑल मिल जाएगा, 1,2 डाइऑल और ट्रांस मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से इसमें जो पर एसिड्स के प्रेजेंस में जो ऑक्सीडेशन होता है और जो हाइड्रोक्सिलेशन होता है उसके बाद हमें 1,2 डाइऑल मिलता है, लेकिन ट्रांस मिलता है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। तो हमने इनकी केमिकल रिएक्शंस, एल्कीन्स की काफ़ी सारी केमिकल रिएक्शंस और इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज, आइसोमराइजेशन, प्रिपरेशंस, ये सब हमने इन यूनिट्स इन वाली वीडियोस में पढ़ लिया है। अब इनको आप अच्छे से पढ़िए और एल्कीन्स के बारे में अच्छे से तैयार करिए। थैंक्स।